ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ जावा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ जावा। सबसे पहले व्हाट इज जावा। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा के अलावा भी और काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिर्फ जावा अकेली ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा के अलावा कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावा के अलावा सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, पाइथन है, कोबोल्ट, और कौन सी? मैटलैब, रूबी। और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमने कुछ यहाँ देख। तो हम यहाँ सीख रहे हैं जावा। तो जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के अलावा और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। तो इतनी सारी जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, इतनी सारी अवेलेबल है क्यों है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्या पड़ी। तो उसके लिए हमें सीखना होगा, समझना होगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर तो हम समझते हैं कंप्यूटर को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है, ये समझने के लिए हम पहले समझेंगे कंप्यूटर। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है या किस चीज़ को कंप्यूटर कहते हैं? कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है? कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज एन कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। A device which is work on electricity. A device which is work on electricity. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है? जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है, या जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन सी है, एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। सबसे पहले तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और क्या है? मोबाइल, और जो हम टीवी देखते हैं घरों में, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फैन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और क्या है? ट्यूबलाइट।
ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अ डिवाइस विच इज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यदि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वो वर्क नहीं करेगी, वो फंक्शन वो जो भी फंक्शन करती होगी वो नहीं करेगी। तो इस इसको हम समझते हैं फैन से। फैन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब हम फैन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो ये वर्क करेगा, ये फंक्शन करेगा, ये घूमेगा। और जब नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। जब हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो इसको इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और ये वर्क करने लगता है, ये अपना फंक्शन करने लगता है, ये घूमने लगता है। जैसे ही हम फैन का स्विच ऑफ करते हैं तो ये फंक्शन करना बंद कर देता है और घूमना बंद कर देता है। वैसे ही ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये वर्क करता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते तो ये वर्क नहीं करता। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीखनी है वो कौन सी, कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी सेम फंक्शन है। जब कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो वर्क करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो कंप्यूटर जो है वो दो ही चीजें समझता है, कौन सी, प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एवरी एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंडरस्टैंड ओनली टू थिंग। कौन कौन से, प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंप्यूटर भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो भी क्या समझेगा, सिर्फ दो ही चीजें, प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो दो चीजें समझती, क्या, प्रेजेंट ऑफ और दूसरा ऑफ, प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो every electronic device understand only two things, present of electricity और absent of electricity। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो दो चीजें समझता है, प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और absent ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो भी सिर्फ क्या समझेगा, दो ही चीजें, प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और absent ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, ट्रू, और absent ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, फॉल्स। और इस ट्रू को और क्या कहते हैं, वन, और इस फॉल्स को और क्या कहते हैं, जीरो। प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, ट्रू, और इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं
1 से और फॉल्स को 0 से। तो ये जो 0 और 1 है, ये जो 0 और 1 है, इसी को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स और बाइनरी बाइनरी नंबर, इसी को कहते हैं। इस 0 और 1 को बाइनरी डिजिट्स और बाइनरी, या तो बाइनरी डिजिट्स कह लो या तो आप कह लो बाइनरी नंबर। कंप्यूटर क्या समझता है? ओनली बाइनरीज। तो ये जो 0 और 1 है, ये जो 0 और 1 है, जो हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 0 1, वो डेसिमल नंबर होते हैं, उनसे अलग है। इस 1 का मतलब है ट्रू और इस 0 का मतलब है फॉल्स। 0 मतलब absence ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और 1 मतलब प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कंप्यूटर जो है, ये हमारा कंप्यूटर है, वो क्या समझता है? ओनली बाइनरी। और इस बाइनरी को क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। और इसी को कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और क्या कहते हैं? मशीन कोड भी इसी को कहते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज भी इसी को कहते हैं। तो इस बाइनरीज को क्या कहते हैं? इस बाइनरी डिजिट्स को क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड, सब इसी को कहते हैं। कंप्यूटर जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज कह लो, मशीन लैंग्वेज कह लो, या मशीन कोड कह लो, सब यही है, या लो लेवल लैंग्वेज। और इसको कर दो फिक्स। इसको कर दो फिक्स। ये फिक्स है। कंप्यूटर कोई और लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो थोड़ा सा हम पहले बाइनरीज को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। क्या आ गया? बाइनरी नंबर। थोड़ा सा हम बाइनरी नंबर पे बात कर लेते हैं। तो 0 और 1, बाइनरीज में 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। 0 को फॉल्स कहते हैं और 1 को ट्रू कहते हैं। और या फिर 0 को क्या कहते हैं? बिट, सिंगल बिट। और 1 को क्या कहते हैं? बिट। बाइनरीज की कोई भी एक यूनिट, या तो वो 0 हो या तो वो 1 हो, उसको क्या कहते हैं? एक सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? बिट। और
8 बिट एक बिट्स जो मिलके बनाते हैं क्या, 1 बाइट। 8 बिट मिलके बनाते हैं क्या, 1 बाइट। और क्या, 1024 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 KB। 1024 KB क्या होता है, इजिकल टू 1 MB। 1024 MB इजिकल टू क्या होता है, 1 GB। और 1024 GB इजिकल टू क्या होता है, 1 TB। जो 0 और 1 है, या तो 0 हो या तो 1 है, उसको क्या कहते हैं, 1 बिट। और 8 बिट मिलके बनते हैं 1 बाइट। और 1024 बाइट मिलके बनते हैं 1 KB। 1024 KB इजिकल टू कितना होता है, 1 MB। और 1024 MB इजिकल टू होता है 1 GB। 1024 GB इजिकल टू होता है 1 TB। और इसके आगे और भी होता है, TB के आगे होता है TB। और क्या होता है, TB। और क्या होता है, ZB। और क्या होता है, YB। तो इतना हमें नहीं जाना है, हमारे जो काम की चीज है वो ये है, क्या है, KB, MB, GB और TB। चलो इससे हम समझते हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, डेटा से मतलब है या तो वो इमेज हो, या तो वो वीडियो हो, या तो वो कोई डॉक्यूमेंट्स हो, या टेक्स्ट हो, या कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर स्टोर करते हैं, वो या तो केबी में होगा, एमबी में होगा, या तो बाइट में होगा, या तो टीबी में होगा। तो इससे ये समझ में आएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर होती है वो बाइनरीज में स्टोर होती है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं कंप्यूटर में जाता हूँ, इसमें देखिए पिक्चर, तो इसके अंदर सिर्फ पिक्चर्स है। तो राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो इसकी साइज देखिए, 884 बाइट्स। 884 बाइट्स मतलब बाइनरीज। वीडियोस को देख लेते हैं, वीडियोस की प्रॉपर्टी में जाते हैं, 694 बाइट्स मतलब बाइनरीज। और डाउनलोड्स में कुछ सॉफ्टवेयर हैं, मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स की साइज भी कायम है एमबी में, 289 MB। तो ये भी क्या, बाइनरीज। और जैसे ये 3 ड्राइव है, एक सी, डी और ई। सी के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं, तो जो भी चीजें सी के अंदर है वो, अब ये सी ड्राइव की साइज ही आपको 133 GB में बता रहा है। जीबी मतलब बाइनरी, यहाँ पे देखिए जीबी मतलब बाइनरी, 166 GB मतलब बाइनरी। तो कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज आप स्टोर करते हो तो वो कहाँ स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क की साइज कितनी होती है, 500 MB, मतलब
एमबी में के जीबी में होती है, सॉरी जीबी में होती है ना, जीबी में होगी या टीबी में होगी, तो वो क्या है, बाइनरी। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें आप स्टोर करेंगे वो काय में स्टोर होगी, बाइनरी में, और एग्जीक्यूट काय में होगी, बाइनरी। अच्छा एक चीज और, अच्छा डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या टैक्स वगैरह होते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी भी खोल के देख लेते हैं। तो ये होते हैं, ये देखिए साइज कितने में आ रहा है, 22.3 केबी में। 22.3 केबी क्या हो गया, ये भी हो गई बाइनरीज। तो सारे जो टैक्स वगैरह होते हैं, सब चीजें जो होती हैं बाइनरीज में कन्वर्ट। चलिए हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं। डेसिमल नंबर, या डेसिमल नंबर कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, डेसिमल नंबर। तो इस डेसिमल नंबर को क्या हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी मेथड है, तो हम यहाँ वो नहीं सीखना चाहते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किसी भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरीज में कन्वर्ट करते हैं। गूगल से कुछ एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ बाइनरीज। ये खुल गया। जीरो को, जीरो जीरो का इक्विवेलेंट बाइनरीज क्या है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, 5 का, 6 का, ये 15 तक डेसिमल नंबर के बाइनरीज, इक्विवेलेंट बाइनरी। तो डेसिमल नंबर को हम बाइनरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक और इमेज देख लेते हैं, यहाँ पे 23 अंक तक देखिए, 0 से लेकर के 23 अंक तक ये डेसिमल है और इक्विवेलेंट बाइनरीज। तो हर नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स की बारी आती है। तो टैक्स में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और कहां तक हो गया, जेड तक। फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, और स्मॉल सी, और ये भी कहां तक, स्मॉल जेड तक। तो इसको भी बाइनरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इन नंबरों को पहले क्या करते हैं, डेसिमल नंबर दे देते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब इस हर एक कैरेक्टर को, हर एक आपके कीबोर्ड में जितने भी सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, उनको एक नंबर दे दिया जाता है, और फिर उस नंबरों को हम बाइनरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखी है। ये देखिए, सिंबल ए, कैपिटल ए को का आस्की वैल्यू कितना है, 65, और 65 को बाइनरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अपने पास मेथड अवेलेबल है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, ये आपने पढ़ा होगा शायद, नहीं भी पढ़ा होगा तो हमें उतना उस पर डिटेल में डिस्कस नहीं करना। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम किसी भी टेक्स्ट को बाइनरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी को, डी का आस्की वैल्यू कितना है, 66 का बाइनरी ये है। ऐसे करके जेड तक के, जेड का कितना है, 90 है, और 90 का 90 को हम बाइनरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे ही स्मॉल ए को देखिए आप, उसका जो आस्की वैल्यू है 97 है, और बी, स्मॉल बी का 98 है, और इसका बाइनरीज ये। तो हम हर तरह के टेक्स्ट को, किसी भी चीज को हम बाइनरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऐसा हम करते क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, इसीलिए करते हैं। तो हम वापस से यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी करते हैं, और
नीचे से फिर से टेस्ट कर। ये हो गया बाइनरीज नंबर। अब हम वापस कंप्यूटर पे आते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है। यहाँ लिखा नहीं है कंप्यूटर, लेकिन लिख देता हूँ। कंप्यूटर लिख देना जरूरी है, वैसे तो सिंबल से समझ में आ रहा होगा आपको। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, तो उठा। तो फिर से यहाँ पे आते हैं। कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा कंप्यूटर और कुछ समझ ही नहीं सकता, ये फिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं यूज़र की। कंप्यूटर है, डिवाइस है, इसको कोई यूज़ तो करेगा ना। कौन यूज़ करेगा? यूज़र। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? अब यूज़र इस कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता है तो इसको इंस्ट्रक्शन देगा एज अ इनपुट और आउटपुट लेगा। तो यूज़र जो है हमारा इस कंप्यूटर को डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज समझता है और हमारा यूजर जो है वो मशीन लैंग्वेज नहीं समझता। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि यूजर जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करे, कैसे इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर को, और कैसे कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को लेके वो पर्टिकुलर टास्क करे और आउटपुट जनरेट करे। तो यूजर को अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है या कंप्यूटर से इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है, तो वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में कर सकता है। तो यूजर को बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन जो बाइनरी लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ लैंग्वेज है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो क्या करती है? यूजर को यूजर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखता है और उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। ये ठीक उसी तरह है जैसे कंप्यूटर है। कंप्यूटर अगर इंग्लिश लैंग्वेज समझता है और यूजर यूजर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, वो फ्रेंच लैंग्वेज समझता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटरफेस लगा देंगे, एक यहाँ पे हम कन्वर्टर लगा देंगे जो यूजर से जैसे लगा देते हैं। एक कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, ऐसे सकते हैं कन्वर्टर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज समझता, या कंप्यूटर की जगह कोई ए पर्सन है और ये यूजर बी पर्सन है। ए पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज समझता है और बी पर्सन हिंदी लैंग्वेज समझता है या फ्रेंच लैंग्वेज समझता है। तो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो बीच में क्या चाहिए? कन्वर्टर चाहिए, जो यूजर से या ए से फ्रेंच में इनपुट ले और उसको कन्वर्ट कर दे काहे में? इंग्लिश लैंग्वेज में, और बी को दे दे, और बी से इनपुट ले इंग्लिश लैंग्वेज में और ए को प्रोवाइड करा दे फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर और यूजर में कम्युनिकेशन कैसे होगा? कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है और यूजर मशीन लैंग्वेज नहीं समझता। तो हमें यहाँ पे बीच में एक क्या जरूरत पड़ेगी? कन्वर्टर की, जो कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन ले, इनपुट ले और यूजर को दे दे, और यूजर से इनपुट ले और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। कम्युनिकेशन कैसे बनेगा? यूजर और कंप्यूटर के बीच में
कम्युनिकेशन कैसे बनेगा? जब यूजर या तो बाइनरी लैंग्वेज से में इंस्ट्रक्शन दे या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे जिसको फिर बाइनरीज में कन्वर्ट किया जा सके। यूजर बाइनरीज लैंग्वेज सीखना यूजर के लिए बहुत मुश्किल है। यूजर कौन? ह्यूमन। ह्यूमन मतलब हम जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो अब देखिए यहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी है। क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, और उस कंप्यूटर को यूज़ करने वाला जो यूज़र है वो समझता ही नहीं मशीन लैंग्वेज, या उसके लिए मशीन लैंग्वेज समझना इतना आसान है ही नहीं। फिर यहाँ पे जरूरत पड़ गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सी आई। सी क्या करता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंग्लिश लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सारी लैंग्वेज इंग्लिश में ही है या इंग्लिश की तरह ही है, ताकि यूजर आसानी से उसको समझे और उसमें इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए टाइप कर सके। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? कन्वर्ट करती है उस इंस्ट्रक्शन को काहे में? बाइनरीज। तो यहाँ पे जो कन्वर्टर है वो या तो कंपाइलर होता है या तो इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर कंपाइल करते हैं और इंटरप्रेटर, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। तो यूजर क्या समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजर के पास क्या अवेलेबल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखता है, और वो उस इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर या इंटरप्रेटर किस में कन्वर्ट कर देता है? बाइनरीज। और देन वो किसके पास जाती है? कंप्यूटर के पास। तभी यूजर और कंप्यूटर में क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन। कंप्यूटर आउटपुट देता है, वो काय में देता है? बाइनरीज में देता है, और वो बाइनरीज को फिर काय में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चीज है ना, यहाँ पे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी क्या डेफिनेशन है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और मच कंप्यूटर, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर, प्रोसेसर है ना, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें। तो इसके बीच में क्या है? तो आउटपुट हमारा मशीन लैंग्वेज में आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिस्प्ले करता है यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड में हम कोड लिखते हैं, यूजर कोड लिखता है और उसको काय में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरीज। और वो बाइनरीज को कौन एग्जीक्यूट करता है? कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं हम। सी और सी प्लस प्लस। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी वो आई थी सी और सी प्लस प्लस। ये बहुत पॉपुलर हुई थी। तो हम पहले इसको समझते हैं, इसके बाद फिर हम जावा पे आएंगे। तो हमारा एक कंपैरिजन हो जाएगा सी, सी प्लस प्लस और जावा। तो हमें समझ में आएगा कि सी कैसे काम करता है, फिर जावा कैसे काम करता है। सी में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारे परेशानियां थी प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्रामर कौन? यूजर। तो वो दूर की गई। तो हम थोड़ा सा और बेसिक अच्छे से समझने के लिए सी और सी प्लस प्लस को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम सी में कोडिंग लिखते हैं, एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं x.c। क्या नाम रखते हैं? x.c। आप कुछ भी रख लीजिए, क्या x.c। एक नोटपैड पे हम फाइल खोलेंगे, उसमें सी के कोड लिखेंगे। सी की कोडिंग लिखेंगे, और उस फाइल का नाम रखते हैं क्या? x.c। और यदि हम
C++ में कोडिंग करते हैं तो उस फाइल का नाम रखते हैं क्या, x.cpp। तो दोनों C और C++ के जो मतलब जो फंक्शन है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसलिए हम C और C++ दोनों को ही रखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब ये C++ की जो प्रोग्रामिंग है ये यूजर फ्रेंडली है, ह्यूमन फ्रेंडली है, मतलब यूजर इसको समझ सकता है और इंस्ट्रक्शन या कोड लिख सकता है। तो अब हमें इसको क्या जरूरत पड़ेगी, इसको कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी जो इसको क्या करे, ये .c और .cpp को कन्वर्ट कर दे बाइनरीज में। तो हम कौन सा कंपाइलर यूज करेंगे, अच्छा पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और देन क्या कंपाइलर क्या करेगा। इस C और C++ के प्रोग्राम को काय में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरीज में, x.exe। और उस फाइल का नाम क्या रहेगा, एक्सटेंशन क्या रहेगा उस फाइल का, x.exe। अब ये exe फाइल जो है ये कहाँ जाएगी, कंप्यूटर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बार बार कंप्यूटर नहीं बनाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, कॉपी पेस्ट, ये रहा। तो सब C++ में क्या होता है, हम सबसे पहले कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और उस फाइल का नाम रखते हैं .c। अगर C प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो .c और C++ की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो .cpp। और इसे हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, और जिसको जैसे ही हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये काय में कन्वर्ट होती है, बाइनरीज में, और उस फाइल का नाम एक्सटेंशन क्या होता है, .exe। तो हम जो अभी यहाँ यूज करने वाले हैं कंपाइलर, उसका नाम है GCC। हम कौन सा कंपाइलर यूज करने वाले हैं, GCC। GCC कंपाइलर क्या करता है, इस GCC कंपाइलर को एज अ इनपुट देंगे क्या, .c फाइल, और ये क्या काय में कन्वर्ट करेगा उसको, .exe फाइल। और .exe फाइल जो है यही यही होती मशीन कोड, इसी को कहते हैं मशीन कोड। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड। और यहाँ पे जो हमने सीखा था मशीन कोड या जो भी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ये ये चीज, तो सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, सी और C++ में सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल का नाम फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, और C++ का CPP होना चाहिए। और इसको हम देते हैं कंपाइलर को एज अ इनपुट। तो हम जो कंपाइलर यूज करने वाले हैं यहाँ पे वो GCC कंपाइलर है। वो क्या करेगा,
इस सी प्रोग्रामिंग को या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को काय में कन्वर्ट कर देगा, .exe फाइल। .exe मतलब इसका फुल फॉर्म, exe का फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब ये मशीन पे, कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसी को कहते हैं बाइनरी मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड लो लेवल लैंग्वेज। तो यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमने थ्योरी में सीखा है इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम सी प्रोग्राम को कैसे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, उसको कंपाइल करते हैं और EXE फाइल जनरेट करते हैं, और उस EXE फाइल को कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी सी प्लस प्लस का सीख रहे हैं, देन हम लोग सीखेंगे किसका, जावा का, और फिर उसके बाद हम जावा पे ही पहला प्रोग्राम बनाएंगे, और फिर आगे हम जावा पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, GCC कंपाइलर। तो GCC कंपाइलर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए GCC कंपाइलर, GCC कंपाइलर डाउनलोड। ये देखिए, ये GCC कंपाइलर ये खुल गया। हाँ, ये नहीं है, डाउनलोड, ये TDM GCC कंपाइलर, यहाँ पे जाना है आपको, और ये आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो भी 32 बिट्स और 64 बिट, मेरे पास 64 बिट का विंडोज 10 है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। अब जो हमें क्या करना है, अब हमें एक हम फाइल बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर दिमाग में ज़रूर रखना आप, ताकि इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करते हैं, और हमें कुछ दिक्कतें आएगी, उसको एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ वर्क नाम का एक फोल्डर बना लिया है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, और हमें क्या लिखना है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, उसका नाम क्या रखना है, x.c, इंटर मार देना। इसको खोलना है और प्रोग्राम लिखना है। एक छोटा सा मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ मैं, ये फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे प्रोग्राम। हम्म, 20 कर लेता हूँ, चलो इसमें दिखेगा आपको। तो एक छोटा सा सी का प्रोग्राम लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h then int main एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट एफ कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, और क्या कर लेते हैं, इसको रिटर्न ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, और इसको फाइल सेव कर लेते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, हेलो वर्ल्ड ये डिस्प्ले करेगा।
आउटपुट स्क्रीन पे, इसको सेव कर लिया। अब हमें इसको क्या करना है, कंपाइल करना है। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था, एक एक फाइल बना ली, उसके अंदर एक सी प्रोग्राम लिख दिया हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले करने का, और उस फाइल का नाम क्या है, x.c। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको एज ए इनपुट लेगा और आउटपुट क्या देगा, x.exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसको कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने जो डी ड्राइव में जाते हैं, cd, फिर वर्क फोल्डर में जाते हैं, cd वर्क। ठीक है, अब हम वर्क फोल्डर में चले गए। देन हमको क्या लिखना है, gcc, और हमारी फाइल का नाम क्या है, x.c। gcc कंपाइलर कॉल किया हमने और उसको एज अ इनपुट हमने .c फाइल दे दी। अब इंटर मारते हैं, तो ये क्या आ रहा है, एक एरर आया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, फैटल एरर, नो इनपुट। ये एरर जो है, इससे घबराना नहीं है, इससे सीखना है। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। ये एरर को आप पढ़िए, एरर को याद रखिए, एरर को समझिए। ये क्या एरर आ रहा है एक्चुअली, देखो अपन जीसीसी में करके देखता हूँ। ये क्या बोल रहा है, जीसीसी फैटल एरर नो इनपुट फाइल। जब हम मैं जीसीसी लिखता हूँ तो ये क्या कह रहा है, इनपुट नहीं दिया। और जब मैं इसको जीसीसी लिख करके इनपुट देता हूँ x.c, तो ये क्या कह रहा है, ये जो x.c जो है, ये इसको मिला नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। यहाँ पे देखते हैं, जीसीसी कंपाइलर को इनपुट क्या चाहिए, x.c, x.c चाहिए। लेकिन ये जो x.c है जो हमने यहाँ बनाई है, क्या ये x.c है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसको राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पे जाते हैं, सॉरी इसका नाम देखने के लिए प्रॉपर्टी पे जाते हैं, डिटेल, ये टेक्स्ट डॉट में देखो, यहाँ नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x.c.text। होता क्या है, जब भी आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही हमने नोटपैड है, ये नोटपैड को ओपन किया, इसको न्यू पे क्लिक किया और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया। यहाँ पे ये नाम पूछ रहा है, सिर्फ नाम पूछ रहा है, और हमने क्या दे दिया इसको, अभी x दिया था तो y.c दे दिया। और जो टेक्स्ट है डॉट टेक्स्ट, ये उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका नाम ले लिया। तो ये जो हमारी x.c फाइल है, वो एक्चुअल में वो x.c नहीं है, वो क्या आ गई है यहाँ गलती से, x.c.text। तो ये कंपाइलर जो है इसमें कंफ्यूज हो रहा है, तो इसने वो एरर दे दी। क्या दे दी एरर, कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, फैटल एरर नो इनपुट फाइल्स। इनपुट फाइल मिल नहीं रही, क्यों, क्योंकि वो जो हमारा कंपाइलर है वो इनपुट फाइल, इनपुट एज अ इनपुट क्या ढूंढ रहा है, x.c ढूंढ रहा है, और हमने क्या दिया है, x.c.text। जो ये जीसीसी कंपाइलर है, ये नहीं समझता, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी है x.c, मतलब जो फाइल का एक्सटेंशन है वो सिर्फ c होना चाहिए, और हमने क्या दे दिया है, c.text। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए आप, इसकी डिटेल में देखिए, इसका नाम क्या लिखा है, y.c.text.text। मतलब आप कुछ भी नाम लिखिए, कुछ भी एक्सटेंशन दिए, बाद में txt वो बाय डिफॉल्ट जोड़ लेता है। तो वो हमारी जो फाइल है उसका एक्सटेंशन कभी भी सी नहीं हो पाता। तो यहां से भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा जीसीसी x लिख दो और टैब दबा दो, तो देखो टैब दबाने से वो पूरा नाम आ जाता है। वो पूरा नाम क्या दिखा रहा है वहां, x.c.text। एंटर मार दो, एरर को पढ़ो, फाइल नॉट रिकॉग्नाइज, फाइल फॉर्मेट नॉट रिकॉग्नाइज,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो फाइल फॉर्मेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को नहीं ले रहा है। मतलब उसको क्या चाहिए, जीसीसी को क्या चाहिए, हमारे जो जीसीसी कंपाइलर है उसको क्या किस टाइप की फाइल चाहिए, डॉट सी एक्सटेंशन नाम से फाइल चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे जाइए, कहाँ जाइए, व्यू पे जाइए, ये ऑप्शन, ये मैं अपने विंडो 10 में सेटिंग बता रहा हूँ। अलग अलग जगह अलग अलग सेटिंग रहती है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये मैं विंडो 10 में बता रहा हूँ, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ जाके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और मुझे जो चेंज करना है वो चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, यहाँ पे जाते हैं, व्यूज़ में जाते हैं, ये देखिए व्यूज़ में हमें क्या करना है, ये देखिए ये वाला हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप। ये जो हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, जैसे ही आप नोटपैड खोलेंगे तो वो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड कर रहा है कि आप टेक्स्ट ही लिखने वाले हो और उस फाइल का नाम आप जो भी रख रहे हैं उसके बाद वो डॉट टीएक्सटी बाय डिफॉल्ट ऐड कर दे रहा है। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप इस चेकबॉक्स को अनचेक कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए अब ये पूरा पूरा नाम दिखाने लग गया। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। ये देखिए, तो हम क्या कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये नोटपैड पे खुल गया है और इस फाइल का नाम क्या है, डॉट एक्स डॉट सी। अब इसको क्लियर कर देते हैं, CLS, और अब हम GCC लिखते हैं और x लिख करके टैब दबाते हैं। तो ये देखिए ये x डॉट सी आया। अब इसको एंटर मारते हैं, तो अब इसने कंपाइल कर दिया। कंपाइल कर दिया तो जैसे यहाँ पे देखा हमने, कंपाइलर क्या करेगा, इनपुट लेगा डॉट सी फाइल को, और क्या आउटपुट क्या देगा, डॉट EXE फाइल। तो EXE फाइल कहाँ गई है, करेंट डायरेक्टरी में। यहाँ देखो हमने जो बनाई थी x डॉट सी फाइल बनाई थी, और अभी हमारे पास एक और फाइल आ गई है, वो a डॉट EXE है, a डॉट EXE है। तो हम क्या करते हैं, इस a डॉट ए दबा के एंटर मार दीजिए, a डॉट EXE, इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड मैसेज आ गया। इसको हम सिर्फ ए भी लिखेंगे तो भी ये हेलो वर्ल्ड दिखाया। ए जैसे हमने कहा तो वो बाय डिफॉल्ट EXE फाइल जो है, ये डॉस कमांड उसको एक्सटेंशन में ही लेता है, और हेलो वर्ल्ड उसने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमने जो यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, हमने जो यहाँ पे डॉट सी फाइल जो सी प्रोग्राम लिखा था उसको हमने कंपाइल किया, EXE फाइल लिए और इस EXE फाइल को कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमारा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया। तो बात यहाँ पे सिर्फ खत्म नहीं होती, यहाँ पे और इस चीज़ों से हम थोड़ा बहुत और सीखेंगे। जैसे ये a.exe है, तो हमने क्या यहाँ पे सोचा था कि x.c फाइल को x.exe फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये कमांड है gcc x.c और क्या, हाइफन आउटपुट। आउटपुट हमें अपने हिसाब से चाहिए x, बस इसको एंटर मार कर दी। तो ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा, और जो EXE फाइल होगी, EXE फाइल यहाँ पे हम जाके देखते हैं, ये देखिए ये x.c को इसने फिर x.exe में जो हमने नाम डिसाइड किया उस नाम की EXE फाइल में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ हमारे पास दो फाइलें हो गई, दोनों एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट आपका सेम ही आएगा। ए को एग्जीक्यूट करेंगे हेलो वर्ल्ड आएगा, एक्स को एग्जीक्यूट करेंगे हेलो वर्ल्ड आएगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, चलिए थोड़ा सा और इसको सीखते हैं हम। इसके अंदर जो ये EXE फाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं हुआ, हो गया एक्चुअली, पर वो आपको दिखा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक getch फंक्शन और जोड़ देते हैं। ये getch फंक्शन जो है ये और फाइल को सेव कर देते हैं। ये जो getch फंक्शन है
ये क्या करता है, कीबोर्ड को होल्ड करके, ये जो आउटपुट आएगा आपका हेलो वर्ल्ड उसको होल्ड करके रखेगा। और वो कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक आप कोई कीबोर्ड से कोई बटन एंटर नहीं करते। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कोड में कुछ चेंज किया है, और यदि हम उसको फिर से कंपाइल नहीं करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो चीज़ होगी नहीं। तो CLS करके क्लियर कर देते हैं इसको, और फिर क्या करते हैं, हम GCC लिखते हैं और फिर क्या X लिखते हैं और एंटर मार देते हैं। फाइल सेव, फिर से देखते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, गेट CH वार्निंग आ रही है, ये एरर नहीं है, वार्निंग है, कोई बात नहीं। वार्निंग को अपन इग्नोर करते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये EXE फाइल को हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको कंपाइल करते हैं, GCC x.c कंपाइल कर देते हैं। ये एक वार्निंग आ रही है, लेकिन ने जो EXE फाइल है वो एग्जीक्यूट कर दी। तो वार्निंग को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी हम सी लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, बस हमें थोड़ा आउटपुट देखना है इसका। .c आउटपुट x कर देते हैं, इंटर मार देते हैं, तो ये कंपाइल हो गया। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे x रन हो गया, हेलो वर्ल्ड। अब ये आउटपुट को इसने होल्ड करके रखा है, जब मैं कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करूंगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, तभी ये कंट्रोल है वहाँ से बाहर आएगा। तो ये अब हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं डबल क्लिक में एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। करके देखते हैं, डबल क्लिक किया, ये आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। मैंने कीबोर्ड से कोई भी एक की प्रेस किया और ये चला गया। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, कीबोर्ड से एक बटन टाइप किया, ये चला गया। फिर से करता हूँ, ये देखिए। तो ये जो EXE फाइल है, जो यहाँ हमने देखा था, ये जो EXE फाइल है, ये कहाँ डायरेक्ट डबल क्लिक से कंप्यूटर पे खुल रही है ना। उसके लिए कंपाइलर की जरूरत नहीं। कंपाइलर की जरूरत क्यों है, सिर्फ और सिर्फ जावा कोड को, सॉरी सी और C++ के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। और मशीन कोड मतलब .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल। इसमें एक प्रॉब्लम जो आ रही थी या आ सकती थी आपको, वो मैंने उसका सॉल्यूशन बता दिया, कि जब आप नोटपैड पे टाइप करेंगे प्रोग्राम और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या रखना चाहेंगे .c पर, वो बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसकी सेटिंग मैंने बता दिया, आप वहाँ से कर लेंगे और इस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा एक सी का। और ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो